हेलो एवरीवन। आज हम मॉड्यूल के सम सॉल्व करेंगे जो सीए मॉड्यूल एफएम के सम्स हैं। मैं इलिस्ट्रेशन 6 से शुरू कर रही हूँ। इससे पहले के इलिस्ट्रेशंस मेरे दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो इलिस्ट्रेशन 6 मॉडिग्युलर मिलर अप्रोच से रिलेटेड है और ये आर्बिट्राज का है। तो इससे पहले कि हम ये सम शुरू करें, कुछ बेसिक चीज़ें हम समझ लेते हैं। जब हमको वैल्यू ऑफ द फर्म फाइंड करना है तो वैल्यू हमेशा इज इक्वल टू ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नहीं तो और नेट ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, इसको हमको डिवाइड करना है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नॉट के साथ। ये एक फॉर्मूला है। टैक्स दिया हो तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला आता है, वो जो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगी। अब हम जब भी मॉडिग्युलर मिलर अप्रोच करते हैं तो उसके पीछे का लॉजिक है आर्बिट्राज। तो हम आर्बिट्राज के सम्स करेंगे आज लॉजिक समझने के लिए। तो सिक्स सम से आर्बिट्राज है, तो हम मॉड्यूल का सिक्स सम शुरू कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देयर आर टू कंपनीज एन एंड एम लिमिटेड having some earning before having same earning before interest and tax of rupees 20,000। तो दो कंपनी है एम और एन, दोनों का ईबीआईटी सेम है, वो विच इज रुपीज 20,000। एम लिमिटेड इज लिवर्ड फॉर्म। लिवर्ड मतलब बोरोइंग करते हैं, वो डेट लेते हैं बैंक से, कस्टमर से, बॉन्ड्स के थ्रू क्लाइंट से इसे लोन लेते हैं। तो उनके पास वो लिवर्ड फॉर्म है, डेट ऑफ 1 लाख एट 7% इंटरेस्ट। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी एन लिमिटेड का 10% है, एम लिमिटेड का 11.5% है। तो यहाँ पे एम इज लिवर्ड और इसका डेट है 1 लाख एट 7%। फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है। एम लिमिटेड का कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है? एम का 11.5 है और एन का कितना है? एन का 10%। ठीक है, इतना डाटा हमको दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने। कंप्यूट हाउ आर्बिट्राज प्रोसेस विल बी कैरिड आउट। तो चलिए पहले समझते हैं आर्बिट्राज मतलब क्या। आर्बिट्राज मतलब यू बाय इन वन मार्केट वेयर द कॉस्ट इज लो एंड यू सेल इन अनदर मार्केट वेयर द कॉस्ट इज हाई। जब डिफरेंस आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। जैसे आप जाते हैं वेजिटेबल होलसेल मार्केट, वहां से खरीदते हैं 10 kgs ऑफ ऑनियन एट अ प्राइस ऑफ 20 रुपीज पर केजी, क्योंकि आपने होलसेल में खरीदा, आपको 20 रुपीज पर केजी पड़ा। वही ऑनियन अगर आप लाके घर के पास वाले मार्केट में बेचते हैं तो आप उसको 25 रुपीज पर केजी पे सेल कर सकते हैं। तो हर केजी पे आपका प्रॉफिट हो गया 5 रुपीज। सो बाय फ्रॉम अ मार्केट वेर इट इज अवेलेबल एट चीप कॉस्ट, sell in a market where it is available at where you can sell it at high cost. The difference between the two prices is your arbitrage gain. अब ये तो सिंपल टर्म्स में आर्बिट्राज हो गया। अब कंपनी के टर्म्स में, शेयर के टर्म्स में कैसे होता है। तो हमको वो चीज बाय करनी है जो चीप है, तो हम वो चीज बाय करेंगे, वो शेयर बाय करेंगे जिस कंपनी का शेयर अंडर वैल्यूड है, और वो शेयर सेल करेंगे जो ओवर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड मतलब क्या? कंपनी की एक्चुअल वैल्यू से कम वैल्यू पे वो मार्केट में बिक रहा है। ओवर वैल्यूड मतलब कंपनी की जो ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू होती है, उससे ज्यादा में वो बिक रहा है मार्केट में। सबसे पहले आर्बिट्राज पॉसिबल है कि नहीं। अगर दोनों कंपनीज का वैल्यू डिफरेंट है तब भी हम आर्बिट्राज कर सकते हैं, अगर सेम है तो हम वो नहीं कर सकते। सो फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एम लिमिटेड एंड एन लिमिटेड। अब वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने ऊपर फॉर्मूला दिया है आपको, तो पहले हम एम लिमिटेड के लिए कर लेते हैं। वैल्यू इज इक्वल्स टू ईबीआईटी अपॉन के नॉट। तो अभी हमको देखना पड़ेगा के नॉट दिया है क्या, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नहीं, क्वेश्चन में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे पास नहीं है, तो वी कैन नॉट यूज दैट फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। वैल्यू इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। ये हमको नेट इनकम अप्रोच का फॉर्मूला है। तो अभी हम वैल्यू ऑफ डेट और इक्विटी फाइंड करेंगे।
दोनों कंपनीज का ऐड करेंगे एंड देन विल गेट द वैल्यू ऑफ द फर्म। सो एम लिमिटेड के लिए कर रहे हैं। अगर आपको इक्विटी वैल्यू चाहिए तो फॉर्मूला इज, फॉर्मूला इज अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इसको हम एनआई भी बोलते हैं, तो आप एनआई भी बोल सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, और नेट इनकम एनआई डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये हमको वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स देगा। वैल्यू ऑफ इक्विटी, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब जो भी ईबीआईटी है उसमें से हमको इंटरेस्ट माइनस करना है, जो बचेगा वो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी होगा। तो मैं इसको फिर से लिखती हूँ, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट कर देंगे तो अर्निंग्स अवेलेबल मिल जाएगा डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू, ईबीआईटी हमारा 20,000 है माइनस इंटरेस्ट, एम लिमिटेड ने 1 लाख बोरो किया है एट 7% इंटरेस्ट, सो 1 लाख का 7% होगा 7,000 रुपीज, सो वी माइनस दैट 7,000, हमको मिलेगा 13,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी एम लिमिटेड का है 11.5% मतलब 0.115। आप ये कैलकुलेट करके देखिए, आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल जाएगा। वैल्यू ऑफ इक्विटी मॉड्यूल में भी ये सॉल्व है, वैल्यू ऑफ इक्विटी है एम लिमिटेड का। देखिए उसी तरह से सॉल्व है, 20,000 माइनस 7 डिवाइड बाई 11.50, 1,13,043 आएगा, 1,13,043। अब हमको इसके आगे क्या करना है, अभी वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ एम लिमिटेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी 1,13,034 प्लस वैल्यू ऑफ डेट जो दिया है, उन्होंने 1 लाख रुपीज बोरो किया है, तो इनका वैल्यू होगा 2,13,034 रुपीज। अभी वैल्यू ऑफ एन लिमिटेड निकालेंगे, तो इनके पास तो डेट नहीं है, तो हमको पहले इनका इक्विटी वैल्यू निकालना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ एन लिमिटेड, फॉर्मूला है अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी, यहाँ एन आई डिवाइडेड बाई के ई, यहाँ हम उसको ईबीआईटी में से इंटरेस्ट निकाल देंगे डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अभी एन लिमिटेड के पास डेट नहीं है, बोरोइंग नहीं है, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 0, तो इट विल बी 20,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय एन लिमिटेड का कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 10% विच इज 0.10, तो 2 लाख रुपीज इनका वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया। अब यही इसका वैल्यू ऑफ फर्म भी होगा, क्योंकि इनके पास डेट नहीं है, सो वैल्यू ऑफ इक्विटी इज 2 लाख प्लस डेट इज 0, तो उनका टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म हो गया 2 लाख रुपीज। अब दोनों फर्म का वैल्यू मिल गया है, एन लिमिटेड 2 लाख है उसका वैल्यू, और एम का है 2,13,034। दोनों का वैल्यू डिफरेंट है, मींस आर्बिट्राज इज पॉसिबल नाउ। जैसे आर्बिट्राज का लॉजिक था, जो भी सस्ता मिल रहा है उसको खरीद लो, जो भी महंगा मिल रहा है उसको बेच दो। तो 2 लाख और 2,13,34 में सस्ता 2 लाख है, तो इसको हमको खरीदना है, हम इसको अंडर वैल्यूड बोलेंगे, और आर्बिट्राज प्रोसेस में इसको हम बाय करेंगे। और जो ज्यादा पे है बिक रहा है उसको हम ओवर वैल्यूड बोलेंगे, मतलब एम लिमिटेड ओवर वैल्यूड है और इसको हम सेल करेंगे। तो अब चलते हैं आर्बिट्राज प्रोसेस की तरफ।
पहले हम सेल करेंगे क्योंकि हमको पैसे चाहिए नेक्स्ट कंपनी में बाय करने के लिए। तो सेल द शेयर्स ऑफ एम लिमिटेड। अभी कितने सेल करने हैं? हम वी ऑलवेज एज्यूम that we have 10% of the ownership in that company if nothing is given। कंपनी में हमारा ओनरशिप कितना है जब नहीं दिया हो, तो हमको अज्यूम करना है कि 10% ओनरशिप हमारे उस कंपनी में है। आर्बिट्राज प्रोसेस में यूजुअली 10% एज्यूम करते हैं कि हमारा ओनरशिप है। तो इस क्वेश्चन में भी आप देखिए दिया नहीं है कितना है, बट जब सॉल्व कर रहे हैं तो दे आर टेकिंग इट एज 10%। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इक्विटी शेयर इज 10%, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर इज 10%। तो हमारा इक्विटी शेयर वैल्यू एम लिमिटेड का था 1,13,034। इसका हमने 10% हमारे पास था, तो हम वो सेल कर रहे हैं अभी। 10% ऑफ 1,13,034 इज 11,304.30। अभी हम क्या करेंगे, ये सेल हो गया। अभी इसका हम रिटर्न देखेंगे, रिटर्न या इसको हम डिविडेंड भी बोलते हैं। कंपनी ने हमको रिटर्न और डिविडेंड भी दिया है, तो एम लिमिटेड डिविडेंड या रिटर्न इक्विटी को देगा किसके ऊपर? ऑन द नेट इनकम या अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ईबीआईटी था 20,000 माइनस 7,000 था हमारा इंटरेस्ट, तो हमको अर्निंग मिला 13,000 का। इस पे 10% ओनरशिप है हमारा, तो 10% हमको मिल जाएगा रिटर्न्स। तो हमारा रिटर्न्स हो जाएगा 13,000 का 10%, 1,000। 13,000 का 10%, 1,300। ठीक है, अब क्या करेंगे? अभी सेल हो गया, डिविडेंड मिल गया, तो इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये बाद में काम आएगा। आई शो यू क्यों हाईलाइट किया है, तो बाद में लॉजिक समझाऊंगी मैं। फिर नाउ वी विल हैव टू बाय द शेयर्स ऑफ एन लिमिटेड। एम में 10% ओनरशिप था, तो यहाँ पे भी हम 10% शेयर ही बाय करेंगे। तो इक्विटी वैल्यू एन लिमिटेड का है 2 लाख रुपए। 2 लाख का 10% हमको बाय करना है, मतलब हमको चाहिए 20,000 रुपए, पर हमारे पास सिर्फ 11,304 है। तो पहले हम क्या करेंगे, अमाउंट अवेलेबल देखेंगे। तो इसके अंदर हमारा पहला स्टेप, अमाउंट अवेलेबल। ठीक है, सेल ऑफ शेयर्स से हमको मिला 11,304.30। अब हमको बोरो करना पड़ेगा क्योंकि आर्बिट्राज में दोनों फर्म्स को आइडेंटिकल दिखाना होता है। एम लिमिटेड ने बोरो किया, रिस्क लिया है, एन लिमिटेड ने बोरो नहीं किया, रिस्क नहीं लिया। आप कंपनी को नहीं बोल सकते कि बोरो करो, इंस्टेड आपको खुद बोरो करके, होम मेड लिवरेज बोलते हैं उसको, खुद अपने नाम पे पर्सनल लोन लेके आपको वो रिस्क दिखाना पड़ता है। तो जितना एम लिमिटेड में आपका ओनरशिप है उतना ही आपका रिस्क था। 10% अगर आप इक्विटी ओनर थे तो 10% आपको डेट का रिस्क था। वैसे ही इधर भी हमको डेट का रिस्क एग्जैक्टली 10% चाहिए। तो एम लिमिटेड का 1 लाख रुपीज डेट में से आप 10% ओनर थे, तो आप पर्सनल लोन में भी वैसे ही करेंगे। उस 1 लाख का 10% मतलब 10,000 रुपीज तक आप पर्सनल लोन ले लेंगे। ओके, इसको होममेड लिवरेज बोलते हैं, या लोन बोल सकते हैं, या डेट बोल सकते हैं। तो LEVE, हमारे पास अभी टोटल फंड्स अवेलेबल 11,304 प्लस 10,000, मतलब हमारे पास अभी टोटल फंड्स अवेलेबल आर 21,304.30। अब इस पैसे से हम लोग एन लिमिटेड के शेयर्स खरीद सकते हैं। सो बाय शेयर्स ऑफ एन लिमिटेड। तो उसके लिए
10% ओनरशिप जो हमारी एम में थी वो सेम हम यहाँ रखना चाहते हैं। इक्विटी वैल्यू 2 लाख है, उसका 10% हम खरीदेंगे विच इज कमिंग टू 20,000 रुपीज। अब आप देख सकते हैं आपके पास अमाउंट अवेलेबल 21,304 है, बट आप स्पेंड कर रहे हैं सिर्फ 20,000 टू कीप द सेम ओनरशिप इन बोथ द कंपनीज। तो ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच में 1,304 का, वो डिफरेंस आपका आर्बिट्राज गेन होता है। बट हमको ये दिखाना पड़ेगा कि रिटर्न हमको दोनों कंपनी में सेम मिला है। तो हम फिर से एन लिमिटेड में भी अपना डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि कितना डिविडेंड है। तो अभी यहाँ लिखते हैं रिटर्न। ठीक है, कितना था ईबीआईटी, हमारा ईबीआईटी था 20,000 रुपीज। अभी यहाँ पे डेट नहीं है एन लिमिटेड में, तो पूरा 20,000 माइनस इंटरेस्ट करेंगे तो जीरो है इंटरेस्ट। उस पे 10% आप ओनर है तो आपको 10% डिविडेंड मिल जाएगा। तो इट कम्स टू 2,000 रुपीज। पर आप ये पूरा 2,000 अपने पास नहीं रख सकते, आपने बोरोइंग किया है। जो बोरो किया है उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। कितना बोरो किया है आपने? 10% ऑफ 1 लाख रुपीज। सो 10,000 आपने बोरो किया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया है 7% है एम लिमिटेड का, वही रहेगा सेम आपके पर्सनल बोरोइंग पे भी। सो 10,000 का 7% होगा 700 रुपीज, हम वो माइनस करेंगे तो आपका रिटर्न आएगा 1,300 रुपीज। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ऊपर भी हमारा रिटर्न 1,300 था, और यहाँ पे एम में और एन में दोनों में रिटर्न 1,300 है। तो रिटर्न सेम है, बट हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो गया। हमने वहां पे 21,304 इन्वेस्ट किया था, 11,304 हमारा इक्विटी था, और उस 10% ऑफ डेट मतलब 10,000 रुपये हमारा रिस्क था। पर इधर हम वही 10% ओनरशिप सिर्फ 20,000 में मिल रहा है। तो हमारा आर्बिट्राज गेन इज इक्वल टू 21,304.30 minus 20,000, which is equal to 1,304.20। सो इसको हमने सॉल्व कर दिया, और आप देख सकते हैं यही गेन आपके मॉड्यूल के आंसर्स में भी है। फाइनल आर्बिट्राज गेन यहाँ पे है 1,304.3। उन्होंने आपको पैराग्राफ में लिख के स्टेप्स बताए हैं, वरस हमने उसको एक मेथड लेके स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करके फाइंड आउट किया है। अभी सिमिलर टाइप का एक और सम करेंगे सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि सेवेंथ सम थोड़ा डिफरेंट है। अगर मैं सेवेंथ डायरेक्टली ले लूंगी तो आप ये समझ नहीं पाएंगे। तो जो भी वैल्यूज है थोड़ा सा चेंज करके ट्विक करके हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सो सेकेंड सम मैं आपके लिए यहाँ पे क्रिएट करती हूँ। तो यहाँ से शुरू करेंगे सिमिलर टाइप ऑफ सम। ठीक है, अब हम एज्यूम करते हैं कि कंपनी का ईबीआईटी 10,000 है। हमारे पास एम और एन के बदले हम अभी ए लिमिटेड और बी लिमिटेड करके सॉल्व करते हैं। सो ए लिमिटेड इज अ लिवर्ड फर्म, और उनके पास डेट है सपोज 50,000 रुपीज का। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 10% ले लेंगे, या लेट्स टेक इट एज 12%। अभी कॉस्ट ऑफ इक्विटी एम लिमिटेड ए लिमिटेड 11.5 रख लेंगे, और बी लिमिटेड को 10 रख देंगे। दो कंपनी है ए और बी। तो हमको पहले वैल्यू ऑफ ए लिमिटेड और बी लिमिटेड फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके लिए बिकॉज हमको के नॉट नहीं दिया है, हम वैल्यू डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कॉस्ट नहीं कर सकते। तो हमको नेट इनकम अप्रोच का जो फॉर्मूला है वैल्यू इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी, यही फॉर्मूला यूज करके करना पड़ेगा।
ठीक है, तो अब हम पहले वैल्यू ऑफ ए लिमिटेड फाइंड करेंगे। लेटर ओपन करते हैं। तो वैल्यू ऑफ डेट तो हमको पता है, हम पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालते हैं। उसका फॉर्मूला है अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। उसके लिए हम करते हैं ईबीआईटी माइनस आई डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू ईबीआईटी 10,000 है, माइनस इंटरेस्ट हमको फाइंड करना है। 50,000 बोरोइंग है 12% पे, सो 50,000 का 12% फाइंड करेंगे हम, उसका हमको इंटरेस्ट मिल जाएगा 50,000 का 12% 6,000 आएगा। फिर भी कैलकुलेट करते हैं। 6,000 इंटरेस्ट है डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमको दिया है 11.5%, 0.115। सो वैल्यू ऑफ इक्विटी 10,000 minus 6,000 मतलब 4,000 is the net income या earnings available to equity divided by 0.115। 4,000 divided by 0.115 will do 4,000 divided by 0.115 54,782.60 है वैल्यू ऑफ इक्विटी। 52,782.60। अब वैल्यू ऑफ फर्म is equals to value of equity 32,782.60 प्लस वैल्यू ऑफ डेट जो 50,000 है ए लिमिटेड का बोरोइंग, तो वैल्यू ऑफ द फर्म विल बी 82,782.60। ये वैल्यू ऑफ ए लिमिटेड हो गया। अब सिमिलरली वैल्यू ऑफ बी, इसका इक्विटी वैल्यू फाइंड आउट करना है। EBIT है 10,000, they have not borrowed anything, so interest is 0 divided by 10% is the cost of equity, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1,00,000 रुपीज। वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इक्विटी 1,00,000 प्लस वैल्यू ऑफ डेट, जैसे कि मैंने बोला बी लिमिटेड ने बोरो नहीं किया है तो डेट 0 होगा, वैल्यू ऑफ द फर्म हो जाएगा 1,00,000 रुपी। आप देख सकते हैं दोनों का वैल्यू डिफरेंट है, जब वैल्यू डिफरेंट होता है तभी आर्बिट्राज पॉसिबल है। सो बोथ वैल्यूज इज 1,00,000 फॉर बी लिमिटेड, 82,786.782.60 for A limited. When the values are different, arbitrage is possible. Whatever is cheap, you sell it. Whatever is costly, you buy it. Logic वही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए ये लिवर्ड फर्म का जो वैल्यू है वो कम आया है, सो इसको अंडर वैल्यूड आया है, थोड़ा उल्टा हुआ है जो प्रीवियस सम था उससे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, वी विल स्टिल सॉल्व इट। ये अंडर वैल्यूड है तो हम इसको बाय करेंगे, और ये ओवर वैल्यूड है तो हम इसको
सेल करेंगे। तो अब हम आर्बिट्राज प्रोसेस दिखाते हैं नीचे। आर्बिट्राज प्रोसेस, अब उल्टा है तो हमारा प्रोसेस भी थोड़ा उल्टा होगा। कुछ बुक्स में इसको रिवर्स आर्बिट्राज भी बोलते हैं, बट मेथड सेम है। तो हम लोग अपने सोल्यूशन पे फोकस करते हैं, ये नहीं सोचेंगे कि रिवर्स क्या है और क्या नहीं। जैसे कि बोला ओवर वैल्यूड को सेल करना है, तो फर्स्ट स्टेप इज टू सेल सेल द शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, क्योंकि बी लिमिटेड हमारा ओवर वैल्यूड है। कुछ नहीं दिया हो तो हम हमेशा एज्यूम करते हैं कि 10% ओनरशिप है, तो हम 10% ओनरशिप पकड़ के 1 लाख रुपीज जो शेयर है टोटल वैल्यू, उसका 10% हमारे पास था एज इन्वेस्टमेंट जो हम सेल कर रहे हैं, तो वो आता है 10,000 रुपीज। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इनकम या डिविडेंड फाइंड करेंगे, उसको हम रिटर्न भी बोल सकते हैं। डिविडेंड और रिटर्न इज नथिंग बट ईबीआईटी माइनस आई। ईबीआईटी 10,000 है, यहाँ पे बोरोइंग नहीं है तो आई 0 है। सो 20,000 10,000 माइनस 0 इज 10,000। उस पे हमको रिटर्न मिलेगा 10% इंटू 10%। सो इट कम्स टू 10,000 का 10% इज 1,000 रिटर्न। 1,000 रिटर्न आने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप, डिविडेंड और रिटर्न 1,000 है। अभी थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, बाय द शेयर्स। जो भी अंडर वैल्यूड है कंपनी, उस कंपनी का हमारे सम में उल्टा हुआ है। ए लिमिटेड अंडर वैल्यूड है जो लिवर्ड फर्म है, तो बाय द शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड बिकॉज इट इज अंडर वैल्यूड। वी आर नॉट वरीड वेदर इट्स लिवर्ड अनलिवर्ड। अंडर वैल्यूड हमेशा बाय करेंगे, ओवर वैल्यूड हमेशा सेल करेंगे, ये लॉजिक याद रखिए। अभी बाय द शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड करने के लिए हमें पहले देखना है कि हमारे पास अमाउंट अवेलेबल कितना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि हमारे पास अमाउंट अवेलेबल कितना है। तो अमाउंट अवेलेबल, हमने सेल करके शेयर्स 10,000 रुपए बी लिमिटेड का शेयर सेल किया, तो हमारे पास 10,000 ऑलरेडी है। अब ये अमाउंट यूज करके विल बाय द शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड। 10% ओनरशिप चाहिए हमें, तो हम 10% शेयर्स बाय करेंगे। 10% ओनरशिप मतलब हम लोग 10% ऑफ इक्विटी वैल्यू जो है 32,782, उसका 10% लेंगे। 32,782.6 था, उसका 10% हम बाय करेंगे, तो उसका 10% आएगा 3,278.26। ये हमारा इक्विटी का बाय हो गया। पर हमारे पास 10,000 रुपए है, हमने सिर्फ इतना यूज किया है क्योंकि उनका इक्विटी वैल्यू उतना था। बट आप देखेंगे कि ए लिमिटेड में डेट भी है जो हमें लेना है, क्योंकि हमको 10% ओनरशिप अगर कंपनी का चाहिए तो हम रिस्क भी 10% लेंगे, मतलब वो डेट में भी हमारा कंट्रीब्यूशन है। सो वी विल इवन बाय द डेट ऑफ ए लिमिटेड। आपको अगर याद है, हम वहाँ पे होममेड लिवरेज लेते थे, यहाँ पे हम होममेड लिवरेज मतलब अपने पर्सनल लोन लेने के बदले कंपनी ही हमसे लोन मांग रही है, तो हम उनको लोन दे रहे हैं और हम डेट खरीद रहे हैं। तो इट्स एज गुड एज आप कंपनी के डेट बोरो करके खुद के ऊपर रिस्क ले रहे हैं, मतलब उनके बॉन्ड्स खरीद के खुद के ऊपर रिस्क ले रहे हैं। तो हमको उनके बॉन्ड्स भी खरीदने हैं, जो हमको अमाउंट कितना होगा उसका, उनका डेट कैपिटल है 1 लाख, और उस 50,000, उस 50,000 का हमको 10% खरीदना है इधर, क्योंकि हम 10% ओनर है। तो 10% अगर आप 50,000 का ले लेंगे तो वो आएगा 5,000 रुपीज। तो हमने टोटली ले लिया
डेट 5,000 का 10% 50,000 और इक्विटी दोनों भी ए लिमिटेड के हमने खरीद लिए क्योंकि दोनों कंपनी के पास दोनों अवेलेबल है। इंस्टेड ऑफ बोरोइंग फ्रॉम आउटसाइड वी हैव इन्वेस्टेड इन द डेट ऑफ ए लिमिटेड। तो हमारा टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड हो गया 8,278.26, जबकि हमारे पास अमाउंट अवेलेबल था 10,000। उसमें से हमने खर्च किया है सिर्फ 8,278.26। तो हमारे पास आर्बिट्राज गेन ऑलरेडी मिल गया है, इन दोनों का डिफरेंस हमारा आर्बिट्राज गेन होगा। बट उससे पहले हमको ये प्रूव करना है कि दोनों फॉर्म्स में हमारा रिटर्न या डिविडेंड सेम है। सो डिविडेंड और रिटर्न पहले फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए हम लेंगे ईबीआईटी माइनस आई। ईबीआईटी कितना था, 10,000 था, माइनस इंटरेस्ट 50,000 था और रेट 7% था। तो 50,000 का इंटरेस्ट फाइन सॉरी 12% रेट है। तो 50,000 का 12% हमको इंटरेस्ट 6,000 आया था। तो 10,000 माइनस 6,000 हमको मिल जाएगा अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी या अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी। इसका 10% हमको डिविडेंड मिलेगा। तो 10% ऑफ 4,000 हमको डिविडेंड मिला 400 रुपीज का। ठीक है, बट हमने डेट भी इन्वेस्ट किया है, हमने कंपनी का डेट लिया है तो हमको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो वहां पे हम इंटरेस्ट पे कर रहे थे, यहाँ पे हमको इंटरेस्ट मिल रहा है क्योंकि हमने डेट खरीदा है। तो कितने का डेट खरीदा है हमने, 5,000 का डेट खरीदा है, इस पे हमको 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो 5,000 का 10% अगर हम निकालेंगे तो वो आएगा, सॉरी डेट का रेट कितना है चेक करेंगे, 12% है। तो 5,000 का 12% हमको इंटरेस्ट मिलेगा। 12% ऑफ 5,000 इज 600 रुपीज हमको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो 600 प्लस 400 अगर हम करते हैं तो टोटल हमको इनकम मिलता है 1,000 रुपीज का। आप ऊपर भी देख सकते हैं रिटर्न और डिविडेंड 1,000 था और यहाँ पे भी रिटर्न और डिविडेंड 1,000 है। दोनों कंपनीज में हमको सेम रिटर्न और डिविडेंड मिल रहा है, बट हमारा इन्वेस्टमेंट कम है। हमने ऊपर बी लिमिटेड में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, वेरस ए लिमिटेड में हम सिर्फ 8,278 इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमारा आर्बिट्राज गेन जो होगा वो 10,000 माइनस 8,278 होगा 0.26। 10,000 माइनस 8,278 अब जब करेंगे तो आपको आर्बिट्राज गेन मिल जाएगा। 10,000 माइनस 8,278.26 तो हमारा आर्बिट्राज गेन है 1,721.74। 1,721.74 इसको रिवर्स और आर्बिट्राज भी बोलते हैं। अब हमने ये सम किया, इसका सेम सम मॉड्यूल में और एक सम है रिवर्स आर्बिट्राज का जो इलिस्ट्रेशन 8 है ख्याल से। इलिस्ट्रेशन 8 इज अबाउट रिवर्स आर्बिट्राज अगेन, जहाँ पे एक फर्म वो लिवर्ड फर्म जो है वो अंडर वैल्यूड होती है और अनलिवर्ड फर्म ओवर वैल्यूड होती है। तो हम 8 सम अभी सॉल्व करेंगे। जो 8 सम हम कर रहे हैं उसका सेम सम मैंने अभी आपको एक एग्जांपल लेके दिखाया। तो इसी मेथड से हम 8 सम सॉल्व करेंगे अभी। सो आई राइट हियर मॉड्यूल्स 8 सम, मॉड्यूल क्वेश्चन 8। देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है डिटेल्स। There are two firms, U Limited and L Limited, having NOI of 20,000. L Limited levered firm है, which has a debt of 1 lakh at 7%, and U Limited is unlevered firm
इन दोनों का कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है, तो हमको पहले वैल्यू ऑफ द फर्म फाइंड करना है। तो हम पहले एल लिमिटेड का वैल्यू फाइंड करेंगे। एल लिमिटेड वैल्यू, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट, क्योंकि हमको वेटेड एवरेज कॉस्ट नहीं दिया है, तो हमको इस तरह से फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो वैल्यू ऑफ इक्विटी हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, वी टेक द नेट इनकम और अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी विच वी गेट बाय डूइंग ईपीआईटी माइनस आई divided by cost of equity. So value of equity will be equal to EBIT कितना दिया है क्वेश्चन में, 20,000 रुपीज दिया है, माइनस इंटरेस्ट हमको देखना है एल लिमिटेड ने कितना बोरो किया है। एल लिमिटेड एज ए लिवरेज ऑफ 1 लाख एट 7%। सो 1 लाख का 7% मतलब 7,000 रुपीज इंटरेस्ट हो जाएगा। सो 20 माइनस 7 13,000, और एल लिमिटेड का कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 18%, सो 0.18। तो आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा, देखिए यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेट किया है वैल्यू ऑफ इक्विटी 20 माइनस 7 डिवाइड बाई 0.18, 72,222। अभी वैल्यू ऑफ फर्म के लिए वैल्यू ऑफ इक्विटी 72,222 प्लस डेट 1 लाख उनके पास डेट है, तो फर्म का वैल्यू होगा 1,72,222। ये वैल्यू ऑफ एल लिमिटेड है। एल लिमिटेड, ठीक है। अभी हम इस तरह से यू लिमिटेड का वैल्यू फाइंड करेंगे। यू लिमिटेड वैल्यू ऑफ इक्विटी पहले फाइंड करते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, ईबीआईटी माइनस आई डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस आई डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हमारा ईबीआईटी था 20,000, इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो बोरो नहीं करते, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा यू लिमिटेड का 10% है, तो 0.10। तो आएगा आपको वैल्यू 2 लाख रुपीज। वैल्यू ऑफ यू लिमिटेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इक्विटी 2 लाख प्लस वैल्यू ऑफ डेट, ये बोरो नहीं करते अनलिवर्ड फॉर्म में, तो 0। तो वैल्यू ऑफ द फॉर्म हो जाएगा 2 लाख। अब इसका वैल्यू 2 लाख है, मतलब ये ज्यादा वैल्यू है, ओवर वैल्यूड है। जो भी ओवर वैल्यूड होता है हम उसको सेल करते हैं। और आप देख सकते हैं एल लिमिटेड जो लिवर्ड फर्म है जिसने बोरो किया है, फिर भी इसका वैल्यू कम है, तो ये अंडर वैल्यूड है और हमको इसको बाय करना पड़ेगा। सेम आर्बिट्राज प्रोसेस करेंगे बट रिवर्स वे में करेंगे। तो अभी पहले हम क्या करेंगे, आर्बिट्राज प्रोसेस में बाय द शेयर्स ऑफ एल लिमिटेड, क्योंकि एल लिमिटेड अंडर वैल्यूड फर्म है, तो उसके लिए हम एज्यूम करेंगे फिर से 10% ओनरशिप, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ओनरशिप के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इफ यू हैव 10% शेयर्स ऑफ अनलिवर्ड फर्म, तो 10% से उन्होंने शुरू किया है, तो हम हमेशा नहीं दिया हो तो 10% ही एज्यूम करते हैं। तो उनका वैल्यू ऑफ इक्विटी है 72,222, उसका हम 10% ले लेंगे, जो हमको आएगा 7,222। ये हमने एल लिमिटेड का सेल किया है, सॉरी अंडर वैल्यू। अच्छा, ये स्टेप हमको बाद में करना था, पहले हम सेल करते हैं। तो सेल द शेयर्स ऑफ यू लिमिटेड, क्योंकि यू लिमिटेड ओवर वैल्यूड है, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया 2 लाख रुपए उसका वैल्यू है, इट्स ओवर वैल्यूड। whereas when you see at L limited, उसका वैल्यू 1,72,222 है, वो अंडर वैल्यूड है।
पहले सेल करते हैं फिर बाय करते हैं, क्योंकि सेल करने के बाद हमारे पास फंड आते हैं, वो पैसे यूज करके हम बाय कर सकते हैं। तो सेल द शेयर्स ऑफ यू लिमिटेड, तो हमारे पास 10% अगर ओनरशिप है तो 2 लाख रुपीज वैल्यू है इक्विटी का, उसका 10% हम शेयर सेल कर देंगे जो हमारे पास था। तो यू विल हैव मनी ऑफ अमाउंट ऑफ रुपीज 20,000 आफ्टर सेलिंग द शेयर्स। अब इनका डिविडेंड या रिटर्न फाइंड करेंगे, विच इज हमारा जो भी ईबीआईटी है माइनस इंटरेस्ट। तो ईबीआईटी था 20,000 कंपनी का, इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि ये अनलिवर्ड फॉर्म है। तो 20,000 पूरा इक्विटी को देंगे, 10% ओनर हम हैं तो 10% इसका हमको मिलेगा, विच इज 2,000 रुपीज हमको रिटर्न मिल जाएगा। इसको हम हाईलाइट कर लेंगे क्योंकि हमारे रिटर्न्स हमको दिखाने की सेम है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, सेल द शेयर्स। फिर सेकेंड स्टेप हमने दिखाया कि रिटर्न्स हमको 2,000 मिले हैं। अब हम जाएंगे थर्ड स्टेप पे, विच इज बाय द शेयर्स ऑफ एल लिमिटेड। इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, अमाउंट अवेलेबल देखते हैं। सो अमाउंट अवेलेबल, हमारे पास है 20,000 रुपए अवेलेबल, उसमें से हमने शेयर्स बाय किए। तो हम लिखेंगे बाय द शेयर्स ऑफ एल लिमिटेड, जो कि लिवर्ड फर्म है बट अंडर वैल्यूड है, तो हम इसीलिए उनका बाय कर रहे हैं। तो 72,222 उनका इक्विटी वैल्यू था, उसका 10% हम बाय करेंगे। तो 72,222 का 10% हमको आएगा 7,222.2। अब ये हो गया हम इक्विटी जो हमने उनसे बाय किया, बट हमको होममेड लिवरेज भी लेना है। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग होममेड लिवरेज हम क्या करते हैं, उनके ही डेट हम बाय कर लेते हैं, उनका ही लोन। सो बाय डेट, का डेट है 1 लाख रुपीज। हम 10% इक्विटी ओनर है तो हम 10% रिस्क भी लेना चाहिए, तो 1 लाख का 10% हमारे ऊपर आएगा। हम नॉर्मल आर्बिट्राज में ये बोरो करते हैं बाहर से, अब हम क्या कर रहे हैं, ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसी कंपनी को दे रहे हैं क्योंकि हमको उनका रिस्क भी लेना है। तो रिस्क लेने के साथ साथ हमको उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 10,000 रुपीज का। तो हमने 7,222.2 का इक्विटी लिया, 10,000 का डेट लिया, तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 17,222.2। अब आप देख सकते हैं प्रीवियस फॉर्म में हमारे पास 20,000 था इन्वेस्टमेंट जो हमने सेल करके विड्रॉ कर लिया, और इस फॉर्म में हमने 17,222 इन्वेस्ट किया है जो कि कम है, बट दोनों फॉर्म में हमारे पास 10% ओनरशिप है। अब हम रिटर्न्स देखेंगे 10% रिटर्न्स आ रहे हैं कि नहीं, वो जो रिटर्न ऊपर था वही सेम हमको मिल रहा है कि नहीं। तो डिविडेंड और रिटर्न हम फाइंड करेंगे, तो उसके लिए what we do is we take the EBIT माइनस इंटरेस्ट और फिर हम उसका 10% निकालते हैं। तो EBIT है 20,000 माइनस इंटरेस्ट, कंपनी ने पे किया है इंटरेस्ट 7,000 रुपीज, 1 लाख का 7% इंटरेस्ट। सो हमको मिल जाएगा 13,000। 13,000 का 10% हमको इक्विटी का डिविडेंड मिल रहा है, तो दैट कम्स टू 1,300 रुपीज। तो हमको सिर्फ इक्विटी नहीं मिल रहा है, हमने डेट भी लिया है कंपनी का, तो डेट का इंटरेस्ट भी मिलेगा। इंटरेस्ट जैसे कि हमने ऊपर देखा 7,000 है, उसका 10% हमको मिलेगा। तो 7,000 का 10% है 700 रुपीज, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो टोटल हमारा हो जाएगा 2,000 रुपीज इनकम। आप देख सकते हैं ऊपर भी 2,000 था, यहाँ पर भी 2,000 है, दोनों में हमको इनकम सेम आया है, बट आर्बिट्राज गेन है क्योंकि वहां पे हमने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, बट इस फर्म में हमने सिर्फ 17,222 इन्वेस्ट किया है। तो डिफरेंस बिटवीन द टू इन्वेस्टमेंट्स is your arbitrage gain. So 20 minus 17,222.2, अब
आप देख सकते हैं यहाँ पे सम में भी उन्होंने सॉल्व किया है। 20,000 माइनस 17,222, 2,778 उनको गेन आया है। 2,778, अगर आप वो पॉइंट टू इग्नोर करते हैं तो, नहीं तो 777.8। तो मॉड्यूल का आंसर और ये आंसर सेम है, आप देख सकते हैं कैसे आया है। तो वी हैव डन 2 सम्स ऑफ द सिमिलर टाइप। 8 सम मॉड्यूल का मैंने किया है, 6 सम मॉड्यूल का किया है, 7 सम करना है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।